तो बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे, जिसमें देखिए एक बड़ा ऐलान जो है वो हो चुका है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और देखिए बिहार में चुनावी तारीखों का बड़ा ऐलान, 2 चरणों में जो है वो चुनाव होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें देखिए ये बड़ा जो अपडेट है वो मिल रहा है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी और इसी के चलते दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग जो है वो होगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि 14 नवंबर का जो दिन है उस दिन काउंटिंग होगी। तो काफी देखिए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बड़ा ऐलान देखिए कर दिया है, बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान, जिस पर सबकी नजरें जो है वो बनी हुई थी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान जो है वो हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव जो है वो होंगे, 2 फेज के चुनाव रहेंगे, जिसमें बात करें तो पहला 6 नवंबर को होगी वोटिंग और दूसरी जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होगी। इसी के चलते आपको बता चाहेंगे कि 14 नवंबर को जो काउंटिंग है वो होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बिहार चुनाव की तारीखों का जो बड़ा ऐलान है देखिए वो हो चुका है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई थी, लगातार तमाम विवाद भी इससे पहले देखे जा रहे थे, लेकिन देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया है। 2 चरणों में बिहार का चुनाव होगा। अगर बात करी जाए तो 6 नवंबर को वोटिंग होगी और जो दूसरी वोटिंग होगी दूसरे चरण की वो 11 नवंबर को होगी। और इसी के चलते आपको बताना चाहिए कि 14 नवंबर को जो काउंटिंग है वो होगी। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसका इंतजार था सभी को कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। और देखिए ऐलान हो चुका है और आज इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं और इसी के चलते हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। शहबाज की तरफ सबसे पहले रुक करेंगे। शहबाज, देखिए जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था बिहार में चुनाव की तारीखों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की और देखिए ऐलान जो है वो हो चुका है। देखिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और बिहार में सभी राजनीतिक दल और बिहार के जो वासी हैं वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर बिहार में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कब कराई जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर और 14 नवंबर को इसके नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। यानी कि अब जो बिहार में एक जो पशोपेश की स्थिति थी वो अब क्लियर हो चुकी है कि अब तारीखें कब होंगी, कब आने वाली हैं, कैसा होगा चुनाव, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया है कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और उसमें 121 सीटों पर जो है वोटिंग होंगी। फिर दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा, यानी कुल 2 चरणों में ही बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो निपट जाएगा। और 14 नवंबर को इसका पूरा जो लेखा जोखा है कि किस जनता ने इस बार किसके नाम पर मुहर लगाई है, ये भी क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन, क्योंकि इस बार बड़ी दलीलें पेश करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अब तक अपनी चुनावी लड़ाई को धार दी, उसमें यही साफ कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो बदलाव चाहती है। जनता ये कह रही है, साफ तौर पर अपना मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होने वाला है जी। लेकिन इधर एनडीए को अपनी योजनाओं पर भरोसा है। आज जो है महिला आधी आबादी जिसे कहते हैं उसको साधते हुए आज तीसरी किस्त 10,000 की वो जारी कर दी है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बिहार की अब तक महिलाओं को वो 10,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है प्रिया। आधी आबादी को जिस तरीके से टारगेट किया गया है एनडीए की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा दांव है। ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा बिहार चुनाव से पहले जी। ठीक है शहबाज, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ विनय तिवारी जुड़े हुए हैं। विनय जी, देखिए बिहार के चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए जितने भी राजनीतिक दल है लगातार काफी ज्यादा मुद्दे जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो देखा गया किस तरीके से अभी बात की जा रही थी कि जो 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उनकी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए पड़ी हुई है। कल उसकी भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो तारीखों का ऐलान हुआ है कहीं ना कहीं इस पर भी जो नाराजगी है विपक्षी दलों की वो साफ तौर पर देखी जा रही है।
नहीं प्रिया जी, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है जी। उससे निर्वाचन आयोग जो तारीखों का ऐलान कर रहा है, आदर्श आचार संहिता जो लागू कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उन 65 लाख वोटरों के लिए, निर्वाचन आयोग को उसको उसके हिसाब से ही आगे बढ़ के ऐड या डिलीशन करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और उसका जो भी नतीजा आएगा, जो भी आदेश पारित होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे इन तारीखों पे या चुनावी प्रक्रिया पे किसी प्रकार का कोई जो है असर पड़ेगा। तो निर्वाचन आयोग ने फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है और आज से ठीक 2 महीने बाद जो है पहला वोट बिहार में पड़ेगा। और अब आगे देखिए विपक्षी पार्टियां और एनडीए अपने जो रणनीतियां हैं वो किस तरीके से अब अपनी बनाते हैं और कैसे इलेक्शन में जाते हैं। बिल्कुल शहबाज, क्या लगता है, क्योंकि देखिए काफी नाराजगी देखी जा रही थी विपक्षी दलों में और एसआईआर का जो मुद्दा था वो लगातार देखा जा रहा था कि कैसे गर्माता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है वो मुद्दा क्या वहीं पर रुक जाएगा या फिर बढ़ेगा? क्योंकि देखिए साफ तौर पर चाहे वो तेजस्वी यादव उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर हमें डेटा इलेक्शन कमीशन नहीं देता है उन 65 लाख वोटर्स का, हम चुनाव को पूरी तरीके से नहीं हम शामिल होंगे। बहुत तरह के जो बातें हैं, जो बयान थे वो देखे गए थे, तो नाराजगी क्या अभी भी नजर आ रही है उनकी? नाराजगी प्रिया बिल्कुल जारी है। विपक्षी साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई है वो सरासर गलत है, क्योंकि विपक्ष जो है साफ तौर से कहता चला आया है कि चुनाव से पहले ठीक जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई है वो सरासर गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगातार इस बात की तस्दीक देते हुए आ रहे हैं कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बहुत ही जो है फेयर तरीके से की गई है और उसके चुनाव इसकी पूरी प्रक्रिया के 15 दिन के बाद ही वोटर जो लिस्ट है वो हमने सबको वोटर आईडी है वो दे दी है। तो एक तरफ बहुत बड़े दावे हैं सीईसी के और एक तरफ दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये दावे करता नजर आ रहा है कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा दावा ये भी करता आया है प्रिया कि अगर फेयर चुनाव हो गया बिहार का तो इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश की सरकार में जिस तरीके से साफ तौर पर जो विपक्ष है उसका कहना है कि लगातार जंगल राज की तरफ ही बिहार बढ़ रहा है, क्योंकि इस बीच हमने देखा था कि हाल फिलहाल में काफी घटनाएं भी हुई थी, काफी मर्डर भी हुए थे और पारस चाहे हॉस्पिटल वाला मामला रहा हो या फिर उद्योगपति की जो हत्या हुई हो उसके घर के सामने, तो तमाम ऐसे चीजें हुई हैं बिहार में जिस तरीके से नीतीश और एनडीए की जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आई थी प्रिया। तो जो बिहार में जंगल राज को लेकर एनडीए जो है महागठबंधन को घेरता चला आया है, तो इस बार महागठबंधन ने नीतीश सरकार के जंगल राज को गिनाया है कि आखिर बिहार में इस तरीके की चीजें जो हैं वो होती हुई साफ तौर पर देखी जा रही हैं। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सब अपने अपने तरीके से जो है जनता को साधने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही हैं। सीटों का भी फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बीते कल जो है महागठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर थी प्रिया, लेकिन वहां पर भी ये कल तक फिलहाल ये सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया था, क्योंकि जो अब इस बार छोटे जो दल हैं, चाहे अगर बात करें भाकपा माले की बात कर लें या फिर वीआईपी पार्टी की बात कर लें और या फिर पशुपति पारस की जो पार्टी है उनकी बात कर लें या फिर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, ये तमाम छोटे दल हैं जो महागठबंधन पे प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपनी अपनी सीटें जो हैं वो मांगते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। भाकपा माले पिछले अपने जो चुनावी एवरेज के मुताबिक अगर बात करें तो वो 25 से 30 सीटें की डिमांड करता हुआ देखा जा रहा है कि हमने पिछले बार चुनाव में अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अच्छी तरीके से चुनाव लड़े, तो इस बार हमको 25 से 30 सीटें दी जाएं जिस पर हम अपना अधिक लोहा मनवा सकें। और साफ तौर पर वीआईपी की अगर बात करें, मुकेश सहनी का भी यही कहना है कि उनको कम से कम 15 से 20 सीटें चाहिए। तो सीटों का फॉर्मूला भी अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है। यही स्थिति कमोबेश की जो स्थिति है वो एनडीए में भी बनी है। एनडीए में भी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो भी पूरी तरीके से एक प्रेशर बनाते हुए देखे जा रहे हैं। उधर चिराग पासवान भी अपनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो अब सब कुछ सामने है प्रिया, महज कुछ दिन के बाद ही ये तय हो जाएगा कि आखिर बिहार का किंग कौन है
और आज ही के दिन जो है, अगर एक महीने के बाद आज ही के दिन, आज ही की तारीख को ये वहां पर बिहार में चुनावी प्रक्रिया जो है वो चल रही होगी और लगभग अपने अंतिम दौर में होगी, क्योंकि 5 बजे तक 6 बजे तक वोटिंग का टाइम होता है। और उसके बाद जितने लोग लाइन में लगे रहते हैं, अंदर जो आ जाते हैं बूथ के कैंपस के अंदर, उनको वोट डलवाने के बाद जो है पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को उस दिन की समाप्त कर दिया जाता है। बिहार में बहुत ही दिलचस्प इस बार चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से सीईसी ने कहा है, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है ये। इस बार का जो चुनाव है वो मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, बिहार को बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है सीईसी ने। प्रिया जी ठीक है विनय जी, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा लगातार ये चाह रही थी कि जो वोटिंग फेज है वो एक चरण में होनी चाहिए, यानी कि 2 चरण। हालांकि अभी जिस तरीके से ऐलान हो चुका है कि 2 चरणों में मतदान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो चाह रही थी कि एक चरण में ही जो चुनाव है वो होने चाहिए। निश्चित तौर पे एनडीए के तरफ से ऐसा जो है सुझाव दिया गया था निर्वाचन आयोग को। अब इस पे तो अच्छी प्रतिक्रिया विपक्ष ही दे सकता है। जो निर्वाचन आयोग को जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो निर्वाचन आयोग को जो है भारतीय जनता पार्टी की बात को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी एक जो जिक्र हो रहा था, हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव का जो आरोप है एसआईआर को लेकर, देखिए मैं इसको मानता हूँ कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है अब उस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। कारण क्या है कि विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली थी कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है असंवैधानिक है और इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को जारी रखा और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है संवैधानिक तरीके से निर्वाचन आयोग कर रहा। हाँ, उसमें कुछ चीजें थी जिसपे उसने दिशा निर्देश दिया है और बाकी अभी कल सुनवाई और है। जो 65 लाख वोटर है उनके ऊपर उसका फैसला आना है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, तो इसलिए अब एसआईआर की प्रक्रिया पे उंगली उठाना ज्यादा अच्छा नहीं। जी ठीक है विनय जी। शहबाज से अगर बात करें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार देखा जा रहा है कैसे बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने को लगे हुए थे। अगर बात करें यहाँ पर राहुल गांधी की, देखिए लगातार राहुल गांधी बात करें एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाते हुए नजर आए थे। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव। क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, कितना फायदा पहुंच सकता है चुनाव में? देखिए पूरी तरीके से प्रिया अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी की तर्ज पर काम करते हुए इस बार देखे गए हैं, क्योंकि ये चीज को हम लोग ने बहुत ही करीब से देखा भी था और उसको हमने दिखाया भी था जनता को कि जो राजनीतिक जो पैटर्न है उस तरीकों को किस तरीके से उन्होंने चेंज किया था। क्योंकि हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो चेंजेस राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस में देखे, वो भी हमने जनता को दिखाया कि किस तरीके से उनकी राजनीति में गंभीरता आई है। इससे पहले जिस तरीके से कोर्ट करके राहुल गांधी को एक नाम दे दिया गया था, एक संज्ञा दे दी गई थी और उसी कोर्ट उसी धब्बे के चलते राहुल गांधी का कहीं ना कहीं अगर कह लें उनकी राजनीति का उद्धार हो नहीं पा रहा था। इसलिए कहते हैं यात्राएं तकदीरें बदल देती हैं प्रिया, और ये सच होता हुआ दिखा राहुल गांधी की यात्रा के बाद, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद सिर्फ उनके साथी सहयोगियों ने ही उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि विपक्षी पार्टियों उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे। और उसमें सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में अगर बात करें स्मृति ईरानी, जिन्होंने उनको चुनाव हराया था अमेठी से, ठीक है। और तो वो उन्होंने एक बात बोली थी कि राहुल गांधी की राजनीति में मैं बदलाव देख रही हूँ। तो राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव तभी देखने को मिला जब वो जमीनी स्तर पर उतरे। हमेशा यही कहा गया है कि वो एक पार्टी के जो सदस्य नहीं है, एक युवराज के तौर पर उनको जो बीजेपी हमेशा पेश करती आई है कि वे बहुत बड़े खानदान के एक युवराज हैं, उनको जमीनी स्तर की जो है वो नॉलेज नहीं है। इसीलिए शायद राहुल गांधी अपनी छवि को जिस तरीके से उन्होंने बदलने का जो सोचा था और एक पैटर्न अपनाया था कि आप जो है सड़क पर उतरेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे, और वो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी की राजनीति में हमने जो है गंभीरता देखी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी आम लोगों के पास जाते थे, चाहे वो बड़ई हो, चाहे वो कुली हो, चाहे फिर वो मोटर मैकेनिक हो। ये तमाम तस्वीरें उसके बाद लगातार देखने को मिलती रही हैं। डीयू में उनका अचानक पहुंचना, वहाँ के स्टूडेंट से मिलना,
आरक्षण को लेकर बात करना और स्टडी पॉलिसी पे बात करना, तमाम ऐसी पॉलिसी थी जिस पर उन्होंने राहुल गांधी ने बात करी। राहुल गांधी की बदलती राजनीति को सबने सराहा था प्रिया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी का पैटर्न अपनाते तेजस्वी यादव भी नजर आए। तेजस्वी यादव जो है देखे गए कि अस्पताल गए, अस्पताल में लोगों से बात करा और वहां पर लोगों का दर्द जाना, क्योंकि जिस तरीके से जिला अस्पताल की तस्वीरें जो साफ तौर पर हमने देखी थी प्रिया, कि वहां पर जिस तरीके से तमाम लापरवाहियां बरती जा रही थी, तेजस्वी यादव ने वो चीजें दिखाई थी। हाफ टी शर्ट पहने राहुल गांधी के साथ एकदम वो छवि पेश, न्याय अधिकार, वोटर न्याय अधिकार यात्रा में जिस तरीके से वो दिखे थे, एक यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव भी शामिल थे। उस यात्रा में भी वो तेजस्वी यादव जो है बिल्कुल राहुल की तरह ही साफ तौर पर नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बदला है। देखना अहम होगा प्रिया कि इस बार के जो चुनाव है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच जो ये लड़ाई है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार का जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार क्या अंतर बढ़ेगा या फिर महागठबंधन लीड करेगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चुनाव है। बिहार से बहुत कुछ तय होना है, आने वाली राजनीति जो है वो तय होनी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव तय होना है, तो बहुत कुछ जो है प्रिया तय होना है। जी ठीक है शहबाज। विनय जी, क्या लगता है अगर बात यहाँ पर करें सीमांचल की सीटों को लेकर, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सीमांचल की सीटों पर सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है, कितनी सीटें किसके हक में आने वाली है, क्या कुछ लगता है विनय जी? देखिए, सीमांचल का जो दर्द है पिछले इलेक्शन में भी महागठबंधन को मिला था, और कमोवेश इस बार भी उनका तारतम्य जो है ओवैसी जी से बन नहीं पाया, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है। तो वहाँ पे वैसे महागठबंधन को ओवैसी को साथ में रखना चाहिए था, क्योंकि उधर साथ में नहीं है, तो उसका खामियाजा महागठबंधन को पिछली बार भी मिला था, और कमोवेश इस बार भी उनको मिलेगा। वो जितनी भी वोट काट पाए वो महागठबंधन के लिए जो है नुकसान ही होगा। और ओवैसी की जो पोजीशन है सीमांचल क्षेत्र में, वो एक अच्छी पोजीशन है, वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, और ओवैसी पूरे बिहार पे फोकस ना करके सीमांचल पे ही फोकस कर रहे हैं, वो वहीं पे ही सारा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होता नजर आ रहा है। जी ठीक है शहबाज, देखिए लगातार कहीं ना कहीं अगर बात करें बिहार चुनाव को लेकर, तमाम तरह के जो विवाद थे उससे पहले नजर आ रहे थे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अगर बात करें, जंगल राज का मुद्दा भी देखिए जोर शोर से उठाया गया, क्योंकि जिस तरीके से रोज रोज हत्याएं की खबर हम लोगों को मिल रही थी, अपराध की खबर मिल रही थी, इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने खूब उठाया। लेकिन देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष तौर पर इस बार निगरानी रखी जाएगी। ये कहा गया कि बहुत ही सरल तरीके से इस बार बिहार के जो चुनाव है वो देखने को मिलेंगे। इसी के चलते जो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी, उन पर भी एक विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर बात करें हॉर्स पेट्रोलिंग और बोट पेट्रोलिंग को लेकर, तो देखिए 11 सीटों पर हॉर्स पेट्रोलिंग की बात भी कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी के चलते 197 सीटों पर जो बोट पेट्रोलिंग है वो की जाएगी। तो सुरक्षा को लेकर देखिए इस बार ये कहा जा रहा है कि पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। क्या लगता है, क्या इस बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा बना लेगा, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि इसे मुद्दा बनाया जाता है सुरक्षा को लेकर? शहबाज, देखिए, सुरक्षा को लेकर मुद्दा विपक्ष नहीं बनाता। विपक्ष का मुद्दा बनाने का साफ तौर पर यही कहना होता है कि हमारे वोटर्स को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं को बाहर निकलने नहीं दिया गया, या फिर वहां वो पहुंचे तो उनको जो है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में उलझाए रखा गया। इस तरीके के आरोप जो है वो भले ही विपक्ष लगाता चला आया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पहले से कहना है कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो आपको लेकर जानी है, और सारी चीजें वो बता दी जाती हैं कि आपको क्या लेकर बूथ कैंप पर वहां पर पहुंचना है, ताकि आपका जो वोट है वो सही ढंग से पड़ सके। अब बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की प्रिया, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त जो है वो देश की राजनीति की धुरी बन चुका है, और इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अगर देखें सीट के लिहाज से तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार से आती हैं, और बिहार में इस बार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि SIR प्रक्रिया के बाद, और पहली बार प्रिया एक चीज होने जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले जो है
कम से कम 3 चरणों में चुनाव बिहार में हुए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होंगे। और एसआईआर प्रक्रिया जिसका पूरे देश में विरोध देखने को मिला, लोकसभा में जो हमने देखा जब पार्लियामेंट चल रही थी उस दौरान वहां पर विपक्ष ने किस तरीके से हंगामा किया, किस तरीके से सेशन जो है वो जो है निलंबित कर दी जाती थी और सेशन नहीं चलने दिया जाता था। विपक्ष ने पूरी तरीके से वॉकआउट कर दिया था। साफ तौर पर हमने वो भी तस्वीरें देखी थी कि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। बिल्कुल। और आज एसआईआर पूरी तरीके से हो चुका है। नए वोटर्स जो हैं, कई वोटर्स जो हैं उनके नाम काटे जा चुके हैं। अब बिहार की लड़ाई कैसी होगी, ये काफी दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल जो चुनाव है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर से कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन बनने जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में इस बार की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। जी शहबाज, लेकिन इसी के साथ देखिए एक नंबर भी जारी किया गया है 1950 और ये भी कहा गया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नंबर जारी किया जाएगा कि अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर फोन आप कर सकते हैं और जो अपनी परेशानी है वो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, 1950 के जैसी एक हेल्पलाइन है वो जारी की गई है। इसके साथ ही साथ ECI नेट ऐप है, उस पर सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। यानी कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक डिजिटल माध्यम का उसको जोर दिया गया है बिहार इलेक्शन में कि किस तरीके से बिहार में आप जो है वोटिंग की प्रक्रिया को कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो पाए, इसका पूरा खास ख्याल रखा गया है। इसीलिए CEC जब तारीखों का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 0 टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, यानी कि अगर किसी भी तरीके का कुछ भी जो है गलत तरीका अगर बिहार में अपनाया गया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या और बिहार में इस तरीके की चीजें जो है देखा ये गया है। ठीक है शहबाज, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूका है, जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की कर दी गई है और बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो बिगुल है देखिए वो फूंक दिया है। 11 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। तो 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट, उसको जारी किया गया है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने देखिए बिगुल फूका और इसी के साथ ही कैसे 11 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको भी जारी कर दिया गया है। विनय जी, जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी ने भी जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है, उसको जारी कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल किसके लिए खलनायक साबित हो सकते हैं। वैसे अमूमन पैटर्न में ये चीज़ देखा गया है कि आम आदमी जब भी चुनाव लड़ती है अलग महागठबंधन से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और महागठबंधन को डेंट देती है। वो चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, हर जगह वो कमोबेश जो महागठबंधन का जो वोट है उसमें सेंध लगाती है। अब यहाँ पे भी वो अलग अपना चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो एनडीए का ज़्यादा करते हैं या महागठबंधन का। पुराना जो रिकॉर्ड है वो महागठबंधन को ज़्यादा उन्होंने डेंट दिया है। बिहार चुनाव में केवल आम आदमी पार्टी नहीं, इस बार जो चुनाव वहाँ का, अब जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर अपना वो अलग सारे सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे ताल ठोक रही है। तो उससे क्या है कि ये एक एनडीए बनाम महागठबंधन, ये ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे 4 तरह के अलग जो है, एक तरफ आम आदमी, दूसरी तरफ जन स्वराज और एक तरफ महागठबंधन और एनडीए, तो वो 4 तरफ जो है बटा हुआ नजर आ रहा है। और उसमें ओवैसी भी जी है बिल्कुल, जो सीमांचल पे फोकस किए हुए हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वाकई चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये एनडीए और महागठबंधन के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि इसके बाद देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन होंगे बिहार के इलेक्शन के बाद। अब ये वक्त ही बताएगा कि वो किस करवट बैठेगा, लेकिन चुनाव वाकई इसके दिलचस्प होने वाले हैं। जी शहबाज, अगर बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। 11 जो उम्मीदवार है, देखिए लिस्ट जारी हो गई है, पहली सूची उनकी। क्या लगता है कितना डेंट पहुंचा सकती है बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी? शहबाज, एक अलायंस का एक बनाते हैं, एक छतरी बनाते हैं जिसके तले जो है पूरी पार्टियां जो हैं, जो विपक्षी हैं,
वो आती हैं, चुनाव लड़ती हैं। लेकिन आपको यही मैसेज देने की जरूरत होती है कि एकजुटता का जो मैसेज एनडीए देता नजर आया है, कहीं ना कहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि वो अपने गठबंधन के साथियों को अपने साथ नहीं ला पाता। अगर सेम स्थिति अगर बात करें पंजाब में भी, दिल्ली में भी इस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिलती रही हैं। बिल्कुल। आपने दिल्ली में देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है खुलकर आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ ही बैटिंग करने पर उतर आई, और इसका जो असर है वो साफ तौर पर ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से वहां पर जो है अपनी सरकार बना ली और बहुत ही बम्पर तरीके से वहां पर सीटें बनाकर नई जो है सरकार का गठन किया। और उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का। ठीक वैसी स्थिति अब बिहार में भी देखने को मिल रही है। तेज प्रताप ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ ही वो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को एक मैसेज जो है वो बहुत गलत जा रहा है। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किए गए, वो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से आपको उनको रोकना था, उनको अपने घर में बनाए रखना था, एक भाई पर विश्वास होना चाहिए था, तो जनता में एक ये मैसेज जो है वो बहुत गलत जाता है। क्योंकि हिंदी पट्टी क्षेत्रों में अगर बात करें तो भावुकता भरा होता है ये पूरा चुनाव। लोग बहुत भावुक होकर अपने प्रत्याशियों को जो है चुनते हैं और अपनी पार्टियों को चुनते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का इस तरीके से पिछड़ना और अपने ही लोगों के अपने खिलाफ चुनाव लड़ना, ये गलत साबित होता और ये गलत मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है बिहार के चुनाव में। हालांकि आम आदमी पार्टी कितना नुकसान करती है बिहार में ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव 4 से 5 सीटें या उससे अधिक सीटों पर ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और कई ऐसी सीटें थी, 20 से 25 सीटें, जहां पर तेजस्वी यादव ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीते थे। बताया जा रहा है सिर्फ 5000 के कम वोटों अंतर से 20 से 25 सीटें जो हैं आरजेडी की जीती हुई थी। अब उन सीटों पर अगर तेज प्रताप यादव अगर वहां पर कुछ डेंट पहुंचाते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है आरजेडी का। देखना होगा प्रिया कि क्या कुछ बिहार के चुनाव में और आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बिहार की चुनावी लड़ाई होने जा रही है। इस बार प्रशांत किशोर ने भी कहीं ना कहीं बिहार की सियासी लड़ाई में कूद के इसको त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है प्रिया। बिल्कुल ठीक है शहबाज। विनय जी, क्या लगता है आपको? आपने जिस तरीके से भी बताया कि जो एसआईआर के मुद्दा है अब उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हालांकि अब जब ऐलान हो ही गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसे ऐसे ही छोड़ देगी? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने भी ये बात पहले ही कह चुके थे कि जब तक इलेक्शन कमीशन हमको डेटा नहीं देता है, 65 लाख जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं, चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ऐलान हो चुका है, कल सुनवाई भी होने वाली है। क्या लगता है मामला ऐसे ही शांत पड़ जाएगा या तमाम और मुद्दे भी इसको लेकर विपक्ष पार्टी जो है वो उठा सकती है? देखिए प्रिया जी, एसआईआर के मुद्दे पे विपक्ष कदम दर कदम कंफ्यूज नजर आया है। उसके कई कारण हैं। अगर तेजस्वी के बयान की अगर हम बात करें तो जो 65 लाख वोटर हैं उनका तो सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है फैसला लेगा, वो स्वतंत्र रूप से उस पर फैसला लेगा और वो बताएगा कि हाँ इनको हटाना है या जोड़ना है। अगर काटे गए हैं तो किस तरीके से काटे गए हैं, क्या कारण थे, वो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग को जो है बताना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को, जैसा राजनीतिक पार्टियों के आरोप हैं कि वो सपोर्ट नहीं करता है, तो हो सकता है निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट ना करता है, खासकर विपक्षी पार्टियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है पूरी तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। और एसआईआर के मुद्दे पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कंफ्यूज है। एक तरफ कर्नाटक में राहुल गांधी बताते हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनको सही करने की जरूरत है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह यही कमोबेश जो है आवाज आती है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब अगर उन गड़बड़ियों को अगर सही किया जाएगा तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, वही एसआईआर है। हर एक राजनीतिक पार्टी से उनका यही एक स्टेटमेंट होता है कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जो प्रणाली निर्वाचन आयोग जो इस समय अपनाए हुए हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वो तरीके पे उनको आपत्ति है। अब इस चीज को लेके भी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनको वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है, उनको वहाँ पे करारी हार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, प्रक्रिया संवैधानिक है और उसने नहीं लगाई है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको क्लीन चिट दे दिया है तो हमारे हिसाब से निर्वाचन आयोग को आप कम से कम एसआईआर के मुद्दे पर छोड़ देना चाहिए। जी
शहबाज, लेकिन देखिए विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं और यही वजह है देखिए कि किस तरीके से ट्वीट्स पर ट्वीट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस ये भी लगातार कह रही है कि देखिए बिहार सरकार और उनके मंत्रियों को लेकर जो तमाम खुलासे हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। एक दूसरा सवाल भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे थे, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कब एक्शन लेंगे। तो ये मामला रुक नहीं रहा है, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं पे भी देखिए लगातार ये सवाल उठा ही रही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन कब संज्ञान लेगा, और जवाब नहीं मिल रहा है उनको कोई। शहबाज, इलेक्शन कमीशन और पर भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे जो है वो और गहरे होते चले जा रहे हैं, और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी अगर कह लीजिए या फिर उसके जो सहयोगी साथी हैं उन पर भी जो आरोप हैं वो विपक्ष जो है लगातार चला आ रहा है। और साफ तौर पर सम्राट चौधरी पर कह लीजिए या अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए और मंगल पांडे का नाम ले लीजिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ इन लोगों पर हमला किया, इन लोगों के खिलाफ खुलासा किया, तो उन्हीं के कहीं ना कहीं बीजेपी के ही जो साथी थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह वही खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मैं पार्टी से जो है इस्तीफा दे दूंगा, अपने जो है पार्टी से खुद ही निकल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक आरोप उनके ऊपर भी लगते हुए साफ तौर पर देखे गए थे। और विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, वो ये आरोप लगाता चला आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयुक्त हैं या फिर जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच जो है वोट चोरी का मुद्दा भी काफी जो है अहम बनता हुआ देखा गया था प्रिया। लगातार इस बीच दो बड़े खुलासे उन्होंने जो है वो किए थे। एक 5 अगस्त को किया था, उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी ने उसके बाद आकर 1 तारीख को उसको ऐलान किया। लगातार एक बात बताई कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। अभी हाइड्रोजन बम पर उन्होंने कोई खुलासा ऐसा नहीं किया है। हाइड्रोजन बम जल्द आने वाला है, कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या बिहार चुनाव से पहले ही आएगा या फिर बिहार चुनाव के बाद आएगा, ये काफी अहम है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैं अपनी टीम जो इस पर काम कर रही है, जो इनके लिए रिसर्च के तौर पर काम कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने अपनी टीम से यही कहा है, जब तक आपके पास एकदम एग्जैक्ट डेटा ना हो, किसी भी चीज़ का कोई सबूत ना हो, मुझे सामने मत भेजिएगा। मैं वही खुलासा करूंगा जो एकदम जेन्युइन होगा, और जेन्युइन जो चीज़ें होंगी वो मैं खुलासा करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब भी दिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से घर के सीरियल नंबर पर सवाल उठाए थे, जो तमाम घर जो थे जो शून्य नाम से थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तमाम ऐसे घर जिनके घर नहीं होते, और उनका जब वोटर लिस्ट में जब उनको जोड़ा जाता है तो किस तरीके से उनका जो पूरा डेटा है वो शून्य के तौर पर नोट किया जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत दिलचस्प चुनाव है प्रिया, किस तरीके से लड़ाई जो है जी। शहबाज ठीक है शहबाज, लेकिन देखिए अगर बात यहाँ पर मैनिफेस्टो को भी लेकर कर ली जाए, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था कुछ समय पहले, उसमें देखिए किस तरीके से युवाओं को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की। आरक्षण की बात कर ले, 65% आरक्षण देने की बात कही, और इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया पेपर लीक को लेकर भी, कि जिस तरीके से पेपर लीक के तमाम मामले देखे गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी। 200 यूनिट फ्री बिजली की भी घोषणा की। तमाम एक बड़ी लिस्ट उन्होंने 20 ऐसे बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या लगता है शहबाज, चुनाव में ये फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, महागठबंधन के अगर मैनिफेस्टो की अभी अगर आप बात करें कि किस तरीके से उन्होंने वादे किए हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पिछड़ा वर्ग और SC ST को आरक्षण की बात कही गई है। जी। इसके साथ ही आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाना, ये बहुत अहम मुद्दा है। और अभी राहुल गांधी ने इस बात की जो है शहबाज देखिए युवा आयोग बनाने की भी बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। जी बिल्कुल जी, कि जिस तरीके से युवाओं को साधने का पूरी तरीके से कोशिश की गई है, युवाओं को केंद्रित करते हुए पूरी तरीके से जो ऐलान किए जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। और महागठबंधन जानता है कि एक युवा आबादी को साधना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में BPSC से जुड़ा मैटर रहा हो या फिर अन्य कोई भी जो है पेपर रहे हो, पेपर लीक के मामले रहे हो, वो बहुत बड़ी समस्या बनकर बिहार में उभरता हुआ नजर आया। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो विपक्ष इसको बखूबी भुनाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि युवा क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर NDA के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। जी विनय जी से भी एक फाइनल सवाल ले लेते हैं। विनय जी, क्या लगता है जो आरक्षण का मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठाते हुए नजर आए हैं, और जो तेजस्वी यादव ने एक घोषणा पत्र जारी किया, बड़ी घोषणाएं की हैं, 20 ऐसी घोषणाएं की हैं जिसमें जो आरक्षण का मुद्दा है, चाहे वो युवा आयोग बनाने की बात उन्होंने कही हो या फिर अगर बात कहें बेटी योजना लागू करने की बात कही हो, क्या लगता है आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है?
देखिए निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव हाँ। जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो रणनीति है वो बिहार को लेके फोकस है, वो बिहार के ऊपर केंद्रित करते हुए अपना चुनाव जो है चुनावी सभा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से रणनीति बना रहे हैं। उतना सहयोग उनको महागठबंधन की और सारी पार्टी जैसे कि कांग्रेस खासकर उससे नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का सारा फोकस जो है एसआईआर और वोट चोरी पे है। बिल्कुल। वहीं तेजस्वी यादव युवा और आरक्षण, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर उन पे फोकस कर रहे हैं। उनकी राहुल गांधी के बाद जब तेजस्वी यादव को इसीलिए दूसरी यात्रा करनी पड़ी, उनको ये पता है कि बिहार का एक लोकल चुनाव है, यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच लेके जाना है, उस पर नीतीश सरकार से जवाब मांगना है। इसीलिए उनका लड़ने का तरीका बहुत बढ़िया है। सपोर्ट उनको कांग्रेस से नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं कमोबेश वैसे ही नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं। अब पक्ष और विपक्ष दोनों जो है उन्होंने अपना फ्री बीज और इन सब चीजों को कर रखे। अब जनता किस पे ज्यादा भरोसा करेगी, तेजस्वी के ऊपर या नीतीश कुमार के ऊपर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं वो 10,000 का मुद्दा वो प्रमुखता से हावी है। और बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में जहाँ पे गरीबी रेखा बहुत है, गरीब बहुत मतदाता हैं, वहाँ पे 10,000 1 लाख से ज्यादा के हिसाब का अमाउंट होता है, वो उनके लिए प्रमुखता से जो है उस चुनाव में दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए गई इलेक्शन कमीशन की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि बिहार में कब चुनाव होंगे। और देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जो पहला चुनाव देखिए जो 6 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरी जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को जो काउंटिंग है वो होगी। लेकिन देखिए लगातार जो मुद्दे विपक्षी दलों की तरफ से भी उठाते हुए नजर आए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर अगर बात करें सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया था जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें, जो एसआईआर का मुद्दा है वो उठाते हुए नजर आए। लेकिन देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई थी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।